हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग। हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट लेक्चर में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने शुरुआत में देखा। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो कल हमने बात किया कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और बजटिंग क्या है। दोनों को मिला के जो टॉपिक बन रहा है, जो कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को यहाँ पे आपको पहले से प्लान आउट करना पड़ेगा इन केस ऑफ न्यू बिजनेस और इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ मेथड्स की, तो हमने वहां पे देखा कि आधे मेथड्स में डिस्काउंटिंग यूज होता है, आधे मेथड्स में डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट यूज नहीं होता है। जहां पे भी डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है वहां पे एक नेट प्रॉफिट मेथड है, एक बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या पीआई रेशियो है, एक आईआरआर का मेथड है, उतना हमने देखा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स की बात करें तो पे बैक पीरियड मेथड और एक दूसरा मेथड है जो सबसे वाहियात और बेकार मेथड है, जिसको हम एआरआर या आरओआई बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंड में ये बात बताई थी कि यूजुअली हम अकाउंटिंग फाइनेंस में पीएटी की बहुत ज्यादा बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट यहाँ पे हमें बात करनी है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की। दिस इज द मेन टर्म, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जो आपका ये चैप्टर डिसाइड करेगा और कैलकुलेशन में आपको इसी को फॉलो करना है। तो अब आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट CF80, व्हाट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर। तो जितना प्रेजेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। CF80, व्हाट इज CF80? यू नो, फाइनेंस में आपने ये एक कैश फ्लो सीखा हुआ है, इसको हम ऐसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर डेप्री इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। ठीक है, अर्निंग बिफोर डेप्री इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन मींस दिस अर्निंग इज बिफोर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। देन हमें मिलता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, दिस इज द फाइनेंशियल कॉस्ट, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। फिर आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से लेस होता है टैक्स। अब आया, नाउ you can name this as profit after tax or earning after tax. It is one and the same thing. आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। This is a regular flow for finding out or calculating PAT that we know. Earnings before depreciation, interest and taxation, then subtracting depreciation, then EBIT, interest, tax, and then you get profit after tax. Then what is cash flow after tax? The effect of cash flow after tax in this situation will be very easy. मैं यही फ्लो एक बार फिर से लिख रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने के लिए, या फिर मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। PAT लिखा है, हम PAT रखते हैं। PAT में मैं डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड बैक कर देता हूँ। सिंपली आई विल गेट CF80. This is the first form of or the first traditional way of calculating CF80. अगर आपके पास PAT है, directly you have to add back depreciation and then you will get CF80. Means you are just adding back the amount which was subtracted here. क्यों? क्योंकि depreciation जो है it is not a cash expenditure. It is not paid in cash. उसमें कोई कैश जाता नहीं है। क्लियर हुआ? तो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ जो क्लेम किया, इसका असर इसके ऊपर पड़ा, जबकि कैश में एक्चुअली में कुछ नहीं गया। तो PAT और CF80 में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा, देयर विल बी सम डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो इसको ऐड बैक करके हमने कॉम्पनसेट कर दिया। दैट इज द पॉइंट विच इज टू बी डिस्कस्ड हियर। डन। तो ये हो गया आपका PAT प्लस डेप्री, इट इज CF80।
नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, तो देखो एक फॉर्मूला जो यहाँ से निकला, आप इस फ्लो को नोट कर लेना, मैं आपको वापस से विद सम नंबर्स वी विल बी टेकिंग सम एग्जांपल टू फाइंड आउट अगेन CFAT फ्रॉम PAT, बट इन शॉर्ट टिल नाउ वी हैव वन फॉर्मूला फॉर CFAT, it is PAT plus DEPI. This is one formula. Done? अब इसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ कि क्या हो सकता है। इसको अगर हम मॉनेटरी फॉर्म में कंसिडर करने की कोशिश, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि CFAT कैसे फाइंड आउट करना है इफ यू आर हैविंग PAT, बिकॉज ये ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, इसका हमारे पास एक और मॉडिफाइड वर्जन भी है, तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज अर्निंग बिफोर डेप्री इंटरेस्ट टैक्सेशन, ये दे रखा है 10 लाख रुपीस, इसमें से डेप्री हम माइनस कर रहे हैं, इट इज 2 लाख रुपीस, तो अमाउंट कितना बचा 8 लाख, ठीक है। दिस इज EBIT, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो है 3 लाख रुपए, दैट मीन्स EBT अर्निंग बिफोर टैक्स इज ₹5 लाख, इसमें से जो टैक्स का अमाउंट है दैट इज टू बी टेकन एट सपोज 20%, लेट इट बी रैंडमली 20%, इट इज 1 लाख। Here you get PAT equal to ₹4 लाख, 4 लाख रुपए आपका PAT का अमाउंट आ चुका है। नाउ इफ यू आर टोल्ड कि भाई PAT आ गया है, नाउ फाइंड आउट CFAT, PAT के बेसिस पे नाउ यू नीड टू फाइंड आउट CFAT, तो आप क्या करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, जैसे ये फॉर्मूला में बोला हुआ है वैसे आप डेप्री को है जो ऐड बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपका आंसर आ गया होगा CFAT का। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला, PAT यू हैव गॉट 4 लाख रुपीस, डेप्री 2 लाख रुपीस, सो द CFAT इज ₹6 lakhs, ठीक है, ये हो गया ये पार्ट, CFAT इज ₹6 lakhs, ये बोला हुआ है। नाउ द थिंग इज that this is the traditional method, means you should have all these details, you should have PAT, you should have depreciation, then you can add back and calculate CFAT. There is another way of calculating CFAT without deducting depreciation. आप बोलेंगे सर डेप्री माइनस ही क्यों कर रहे हैं जब प्लस ही करना है, तो उसको इफेक्ट ही मत दो ना। फॉर इंस्टेंस इफ यू डोंट गिव एनी इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन इन दिस केस, व्हाट विल हैपन, ये अमाउंट्स सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे, लेट अस चेक। अगर हम डेप्री माइनस ही नहीं करते, ये 10 लाख होता या कुछ माइनस नहीं होता, ये भी 10 लाख, इंटरेस्ट ये 7 लाख, टैक्स आता 20% इस पे, तो 1.4, ये होता 5.6, PAT would have been 5.6. Now on this basis if you add back depreciation, now you don't need to actually add back depreciation, क्योंकि आपने लेस ही नहीं किया, तो जो फाइनल आंसर है वो तो यही CFAT होना चाहिए था, 5.6 lakhs should have been CFAT, but you know that CFAT actually is 6 lakh rupees, so आंसर में तो डिफरेंस आ गया, यहाँ पे वैल्यू है 5.6 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 lakhs, तो ये पूरा जो हमारा कंसेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम आ गई ना, ये तो सब मैच ही नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, तो देखो हमें ये चीज तो पता चल रही है, ये वाला जो मेथड था हमारा ट्रेडिशनल मेथड वो तो एकदम जेन्युइन मेथड था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें अभी भी कुछ मिस्टेक है, कुछ मिसिंग है, इनकम्प्लीट है या फिर एरर है, कुछ ना कुछ तो है, वो क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब उसको ध्यान से आप समझना कि व्हाट इज द इशू एग्जैक्टली, व्हाई दीज टू वैल्यूज आर नॉट द सेम, उसका आप रीजन समझो। इसको देखो और इसको देखो, इंटरेस्ट के कॉस्ट पे तो कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन टैक्स के कॉस्ट पे असर पड़ा। अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट है 1 लाख रुपीस, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट है 1.4 लाख रुपीस।
तो why this difference of 40,000 rupees has been created? The reason being depreciation. See, 2 लाख रुपए डेप्री आप किसी को चुकाते नहीं हो, कोई लेने नहीं आता है आपके घर पे, लेकिन इस 2 लाख का असर इस पे पड़ता है, ईबीटी पे, और ईबीटी की वजह से टैक्स पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए जो आपने क्लेम किए ना, वो 2 लाख रोकड़ा कैश नहीं जाता है, लेकिन वो 2 लाख रुपए आपको टैक्स सेविंग्स करके देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स सेविंग्स करके देता है। ठीक है, कितना टैक्स सेविंग करके देता है? जो टैक्स का रेट चल रहा है उतना वो सेव करके देता है। टैक्स का रेट है 20%, तो 2 लाख रुपए का खर्चा क्लेम करने की वजह से आपका 40,000 रुपए का टैक्स बच रहा है। क्यों और कैसे बच रहा है? 2 लाख पे 20%, 40,000 रुपए, पता चला? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप डेप्री लेस करके एड बैक कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको इंटरनली 40,000 रुपीज का सेविंग्स हो रहा है। मैं सेविंग्स को कैश इनफ्लो बोलूं या सेविंग्स को कैश आउटफ्लो बोलूं? आप क्या बोलते हैं? टैक्स सेविंग इज कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो? ऑब्वियसली सेविंग इज इनफ्लो, सेविंग इज अर्निंग। ठीक है, तो ये 40,000 रुपए इनफ्लो है ना, ये 40,000 का इफेक्ट यहाँ पे गायब है। टैक्स 40,000 बढ़ के दिख रहा है, तो आपको इसका इफेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से वो 40,000 हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 40,000 ऐड कर देते हैं और इसको नाम देते हैं डेप्रीसिएशन टैक्स सेविंग्स। डेप्रीसिएशन टैक्स सेविंग्स ऐड करो, कितनी वैल्यू आ गई? आ गया 6 लाख। अब ये 6 लाख और ये 6 लाख मैच हो गया। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग CFAT। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये था CFAT PAT प्लस डेप्री। दूसरा मेथड जो है मॉडर्न मेथड, या आप बोल सकते हो मॉडिफाइड मेथड, वो ये है, डोंट गिव एनी इफेक्ट ऑफ डेप्री, जस्ट डायरेक्टली ऐड डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स टू दिस अमाउंट। आया समझ में? दिस इज नॉट एग्जैक्टली नाउ CFAT, बट ये जो भी प्रॉफिट आया है उस पर आपको डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा CFAT। ठीक है, डन। अब द पॉइंट इज, जब आप एग्जाम में कैलकुलेट करोगे तो आप ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड दिस वेरी सिंपल कि हाँ भाई ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एंड इट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन जो मॉडर्न मेथड की हम बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड मेथड की बात कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि चलो अपने कहाँ कभी यूज करना है, छोड़ो नहीं पढ़ना है, वो नुकसान करेगा। बिकॉज एग्जाम है, सब्जेक्टिव पेपर हो या MCQ, डेटा वो लोग कैसे भी फ्रेम करके दे सकते हैं। इफ दे आर प्रोवाइडिंग द डेटा इन अ वे दैट इंटेंशनली दे वांट यू टू फॉलो दिस मेथड, बट आप तो पढ़ के ही नहीं आए हो, तो गए आपके मार्क्स खत्म हो गया, पूरा नुकसान हो गया। तो फिर ये मेथड ना आना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड नो बोथ द मेथड्स, बट यू शुड ट्राई टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड, बिकॉज इसमें सोचना कम है और लिखना ज्यादा है। मीन्स बस प्रोसेस करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर मैं लास्ट में डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का 40,000 ऐड करना भूल गया तो मेरा सम पूरा गलत हो गया। आया समझ में? तो दिस इज रिगार्डिंग CFAT, ये होता है CFAT। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपना आज का पहला पार्ट खत्म हुआ, दैट इज रिगार्डिंग CFAT। अब मैं शांति से आपको आगे के टॉपिक्स समझा सकता हूँ। सम में आपको ध्यान देना होगा कि PAT दिया हुआ है या CFAT। अगर आपको PAT दिया है तो CFAT निकालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। चलो, सबसे पहले जो विदाउट डिस्काउंटिंग वाले मेथड्स है ना, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो पहले उस पर हम फोकस करते हैं, फिर बाकी चीजें देखेंगे। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स, इसमें पहला मेथड है पेबैक पीरियड मेथड।
ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड, व्हाट इज एग्जैक्टली पे बैक पीरियड मेथड? डिस्काउंटिंग नहीं है इसलिए पहले करवा रहा हूँ, थोड़ा इजी लगेगा, फिर डिस्काउंटिंग पे भी जाएंगे। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कुछ है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक बिजनेस प्रपोजल है, आपको बोला गया है कि इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए आपको इसमें इनिशियली आज इन्वेस्ट करने हैं, और प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो है 5 इयर्स। 5 साल प्रोजेक्ट चलेगा, 5 साल तक आप इसमें से पैसे कमाओगे। 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अब 5 साल प्रोजेक्ट चलेगा तो कुछ इनफ्लो भी तो आएगा, CFAT। वो CFAT एंटीसिपेटेड, एक्चुअल तो अभी से नहीं बता सकते, एक्सपेक्टेड CFAT। ठीक है, कुछ अमाउंट अज्यूम करते हैं। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीस, फिर 2,50,000, कितना हो, 7, 9, 10, 11, 11.5, 12.5। ठीक है, इतना हो गया। 12,50,000 आपने पूरे 5 साल में कमाया। डिस्काउंटिंग की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट भर रहे हो कुछ नहीं, अभी इग्नोर करो, ये पूरा कैलकुलेशन है आपके सामने। अब ये है कि पेबैक पीरियड कैसे गिनते हैं वो आपको समझना है। थोड़ा मैंने इस तरफ से लिख दिया, चलो वापस एक बार 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख। ठीक है, स्पेस से लिखने के लिए फिर मैं आपको यहाँ समझा नहीं पाऊंगा। चलो, इतना अमाउंट हो गया, 12.5 लाख रुपए रिकवर हो रहे। अब पेबैक का मतलब ये होता है कि जो इनिशियली लगाया है, पहली सोच यही होती है ना, मैं 10 लाख आज लगा तो रहा हूँ, उसको निकालने में, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा पहले वो बताओ। बस वो यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव। फर्स्ट ईयर के एंड तक टोटल 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। सेकेंड ईयर के एंड तक 2 लाख और ये 2.5 लाख, 4.5 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। और 3, 7.5 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। और 4, 11.5 और 1, देखो आखिरी साल तक आते आते हो गया 12.5 लाख रुपए। तो यह आपको ईयर वाइज क्यूमुलेटिव पता चल गया कि फर्स्ट ईयर के एंड तक कितना रिकवर कर लोगे, सेकेंड ईयर के एंड तक कितना रिकवर कर लोगे, थर्ड ईयर के एंड तक कितना रिकवर कर लोगे। अच्छा, अपनी जेब से कितना लगा था, 10 लाख, तो कितना निकालना है पहले, तो 10 लाख। अब आप देखो, तीसरे साल के एंड तक तो 7.5 लाख रुपए ऑलरेडी निकाल लिए। फोर्थ ईयर के एंड पे आए तो 11.5 लाख रुपए टोटल निकाल लिए। तो जो रिकवरी हुई है, ठीक है, वो रिकवरी कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में हुई है। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज है, मैं चेंज कर रहा हूँ एक बार, कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो थोड़ा मैथमेटिकली राउंड फिगर करने के लिए, आप टेंशन आया है समझ में। तो जो भी रिकवरी हुई है ना, वो थर्ड या फोर्थ ईयर के बीच में ही कहीं 10 लाख हुई है। अब मुझे ये तो पता है कि 3 साल तो पूरे लगेंगे, बट 4 साल पूरे नहीं लगेंगे। 4 साल खत्म होने से पहले ही मेरा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट कितना वो गिन लेते हैं। चलो, अब एग्जैक्ट गिनने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो, मैं सिर्फ क्यूमुलेटिव अमाउंट लिख रहा हूँ। पहले था 2 लाख, फिर था 4.5 लाख, फिर था 7.5 लाख, फिर था 10.5 लाख, फिर था 12.5 लाख। ये थे क्यूमुलेटिव अमाउंट, ये तो आपको पता है। अब देखो,
पेबैक पीरियड गिनने के लिए बेसिक ले लो, 3 इयर्स तो बेस लग ही रहा है ना, वो तो आपने देख ही लिया। 4th ईयर का प्रपोर्शन लगेगा, पूरा 4th ईयर तो लगेगा नहीं, लेकिन प्रपोर्शनेटली 4th ईयर का कुछ हिस्सा लगेगा, वो ध्यान देना है। 3 प्लस कितना वो समझो, 4th ईयर में मतलब 3rd ईयर खत्म होने के बाद और 4th ईयर खत्म होने तक आपने कितना पैसा कमाया इसके बीच में? टोटल 3 लाख रुपए, वही था ना अमाउंट 4th ईयर का, टोटल 3 लाख रुपए। पॉइंट ये है, यहां से देखो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इसके बीच में कहीं ना कहीं वो 10 लाख का पॉइंट भी आता है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला। तो 7.5 लाख से 10 लाख तक पहुंचने के लिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए? 2.5 लाख। ये 3 तो आपको 7.5 से 10.5 पहुंचा देगा, हमें तो सिर्फ 10 तक ही पहुंचना है। तो पहला 2.5 लाख रुपया जो आपने कमाया उसने आपको ब्रेक इवन दे दिया। क्लियर? अब देखो इसका प्रपोर्शन ले लो, 2.5 डिवाइड बाई 3 या फिर 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है? तो जो प्रपोर्शन आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है? अब एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर है यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी आपका प्रपोर्शन आएगा यहाँ पे वो आपको इसमें ऐड करना है 5/6। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इससे फाइनल जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। एक बार हम देख लेते हैं प्रोपोर्शनेटली एग्जैक्ट कितना आएगा। ठीक है, मैं ऐसे डिवाइड करके देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। .833 रिकरिंग आ रहा है, 3.833 रिकरिंग आ रहा है ये, ठीक है? ये यहाँ पे बोला हुआ है, तो दिस इज योर पे बैक पीरियड, इतने इयर्स में रिकवरी हो जाएगी, ऐसा आपको मान के चलना है। अब ये जो 0.833 या 5/6 है ऑफ अ ईयर, अगर आपको सपोज इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो भी समझ लो, मंथ वाला पॉइंट भी। तो ये 3 ईयर है और ये 0.833 है। अगर आपको इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 12। ये 0.833 के बदले मैं लिख देता हूँ 5/6 जो था वो इंटू 12, ये हो जाएगा 10 मंथ्स। तो एक्चुअली दिस इज 3 years and 10 months। इतना आपको लगेगा एग्जैक्टली टू रिकवर 10 लाख रुपीज। नेसेसरी नहीं है एग्जाम में आंसर ऐसे ही हो, 3.833 ईयर भी हो सकता है, 3 year and 10 months भी हो सकता है, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये सिचुएशन रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पे बैक पीरियड तो समझ आ गया। अब इसमें दूसरा ARR वाला मेथड है, वो ARR मेथड अभी हम नहीं लेने वाले, वो मैं पूरे चैप्टर के एंड में करवाऊंगा। तो मेरे हिसाब से अभी फिर नॉन डिस्काउंटिंग वाले में ये पे बैक पीरियड ही काफी है, इसके बेसिस पे आगे हम सम्स देखेंगे। मैं पहले आपको सारे मेथड समझाऊंगा, उसके बाद अब इसमें और कुछ कैलकुलेशन आता नहीं है, इतना ही पॉइंट है। तो आप ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रख के इस पर फोकस कर लो, ठीक है? और दूसरा, हम इसके बाद अगला जो मेथड देखने वाले हैं वो फिर मैं नए वीडियो लेक्चर में लूंगा, अभी नहीं ले रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं दैट इज द नेट प्रॉफिट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, नॉट नेट प्रॉफिट, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और वो थोड़ा सा डिटेल में है बिकॉज डिस्काउंटिंग वाला पार्ट है। NPV मेथड के साथ PI मेथड भी कनेक्टेड है, तो मुझे एक ही लेक्चर के अंदर दोनों मेथड आपको समझाने होंगे। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर अपना कमांड एस्टैब्लिश कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट NPV एज वेल एज PI रेशियो मेथड। ठीक है? डन? क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच।